और आप जानते हैं कि वो इन ऑफिसों में बिना पैसे के काम होता नहीं। आज वो जो भी है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस, किसी स्पेसिफिक ऑफिस को मैं नहीं कहूंगा, वो पिछले 10 सालों से कोई भी काम करता है तो वो बिना पैसे लिए नहीं करता है। उसके सबकॉन्शियस माइंड में आ गया है कि भाई पैसे दोगे तो काम होगा। अब वो सोचता है कि नहीं यार, मैं ईमानदार होना चाहता हूँ, मैं अब बिना पैसे का काम करूंगा, जो काम करूंगा ईमानदारी से करूंगा। तो उसका सबकॉन्शियस माइंड ही उसे अपोज कर देता है। जब वो कॉन्शियस माइंड में ये सोचता है कि नहीं, मैं तो आज से ईमानदार हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको अपोज करेगा कि 10 साल से तो बिना पैसे का काम नहीं करता और आज ईमानदार हो गया, हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब आप 42 डेज तक लगातार ईमानदारी से अपना काम करते हैं, बिना पैसे लिए हुए या बिना किसी फेवर को, अब सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है कि हाँ यार, लगता है कि ईमानदार हो गया है। तो उसी तरह से आपके, मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया, बट आपके अपने कार्य एज ए स्टूडेंट्स क्या करना है, डेली उसका मूल्यांकन करें। टाइम मैनेजमेंट में भी यही कहता है कि आप शाम को सोने से पहले 5 मिनट, अगर आप डायरी लिखते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो शाम को सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके आप ये सोचें कि आज पूरे दिन 12 घंटे मैंने क्या किया, कहां कहां टाइम वेस्ट किया और कहां कहां टाइम को यूटिलाइज किया, मैं क्या कर सकता था जो नहीं किया। और ये संकल्प लें, कमिटमेंट करें खुद से, कमिट टू योरसेल्फ कि नहीं, कल मैं ये करूंगा जो मैं आज नहीं कर पाया। और नेक्स्ट डे सुबह फ्रेश होने के बाद, सब कुछ नाश्ते के बाद 5 मिनट फिर एनालाइज करें कि मुझे आज पूरे दिन क्या करना है, कल की गलतियों को कैसे सुधारना है। ये टाइम मैनेजमेंट, मैनेजिंग द टाइम। तो मूल्यांकन, इवैल्यूएशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और समय समय पर अपनी कार्य क्षमता का, अपनी कार्य योग्यता का, अपनी सोच का, अपने दृष्टिकोण का, अपने सहयोगियों के साथ आपका क्या संबंध है, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, स्वयं के प्रति, उसका अवश्य मूल्यांकन करें और जितना संभव हो सके सुधार करने की कोशिश करें कि कल और आज में कितना फर्क हो। कुछ फर्क है, सम डिफरेंसेस आर देयर, तो आगे बढ़ेंगे। चले, मैं ज्यादा उधर नहीं जाता हूँ, किसी दिन मोटिवेशन का क्लास होगा तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो ब्लूम्स ने जैसे कहा कि कॉग्निटिव स्किल है, तो कॉग्निटिव स्किल एक तो ज्ञान की दक्षता या ज्ञान का कौशल हम कह सकते हैं, लेकिन यह कौशल का लेवल अलग अलग है। और हमारे वोकेशनल एजुकेशन में जो आपका क्लासेस चलते हैं वो लेसन प्लान या डेमोन्स्ट्रेशन प्लान इस पर डिपेंड होता है। जैसा मैंने कहा, कॉग्निटिव स्किल के लिए लेसन प्लान होता है, तो ये लेसन प्लान का पार्ट है, ठीक है। सेम ये 6 पार्ट्स होते हैं, 6 स्टेप्स है। पहला सबसे सिंपल, फिर धीरे 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 बढ़ता हुआ, जो इवैल्यूएशन इज द लास्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। और ये तभी संभव है जैसे आप किसी घर के फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए आप जंप करके सीधा ऊपर नहीं जा सकते, आप पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी, ऐसे एक एक सीढ़ी को क्रॉस करते हुए आप जाते हैं। इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट का पूर्ण सैद्धांतिक ज्ञान यानी थियोरेटिकल नॉलेज प्राप्त करने के लिए इन सीढ़ियों को आपको पार करना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉलेज अप टू कॉम्प्रिहेंशन, तब आपको पूरा पूर्ण ज्ञान मिलेगा। ब्लूम्स का दूसरा जैसे कि अफेक्टिव स्किल है, यानी आपके व्यवहार की दक्षता। ये
अफेक्टिव स्किल टोटली साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, एक मनोवैज्ञानिक कारक है जो हर व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है। ब्लूम्स ने इसको भी 6 कैटेगरी में बांटा और पहला इसका है रिसीविंग। रिसीविंग यानी प्राप्त करना। आगे क्लास में आप हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, या कोई आप पिक्चर ही देख रहे हैं, जो भी है, जो कुछ भी आप अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, जो आपके माइंड तक जा रहा है, चाहे आप सुन रहे हैं, चाहे आप देख रहे हैं, चाहे आप टेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप सूंघ रहे हैं या टच कर रहे हैं, तो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। जैसा कल मैंने आपको बताया था कि सेंसेस आर द अवेन्यूज ऑफ द लर्निंग। ये हमारी ज्ञान इंद्रियां सीखने के प्रवेश द्वार हैं। इसके द्वारा सूचनाएं मस्तिष्क तक जाती हैं और उसका पहला स्टेप होता है रिसीविंग, अच्छी तरह प्राप्त करना। यानी जितना ध्यान से आप सुनते हैं, जितना ध्यान से आप देखते हैं, उतना ही आपके माइंड में उसका इंप्रेशन तकड़ा होता है। तो सीइंग एंड ऑब्जर्विंग इसलिए कहते हैं केवल देखना या अवलोकन करना, दोनों में फर्क है। उसी तरह से हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग का मतलब एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। लिसनिंग का होता है एक कान से सुना और माइंड में गया, तो लिसनिंग होता है। अब एक्टिव लिसनिंग बहुत तरह की लिसनिंग है, आपका चैप्टर भी एक लिसनिंग के ऊपर है, तो वो लिसनिंग होता है। अब दूसरा स्टेप होता है रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग यानी प्रतिक्रिया करना। रिस्पॉन्डिंग यानी प्रतिक्रिया करना, रिस्पॉन्ड। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुरंत आपको जवाब देना, नहीं, ये आपके अंतर्मन की प्रतिक्रिया है। अंतर्मन की प्रतिक्रिया है। जैसे कोई विद्यार्थी है, आईटीआई में पढ़ता है, कल उसका एग्जाम है, रिटन टेस्ट है, तो शाम को, एक दिन पहले शाम को किताब लेके बैठ गया कि आज खाना खा के बैठ गया कि आज तो कम से कम 4 घंटा एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ूंगा। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया तो उसके माइंड ने रिस्पॉन्ड किया, प्रतिक्रिया दिया उसको, उसकी इमोशंस एंड फीलिंग, उसकी सोच ने किया, अरे क्यों मेहनत कर रहे हो यार, सब लोग तो नकल करते हैं, तुमको भी नकल मिल जाएगी, आराम से सो जा, पास हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। तो जो कुछ भी उसका कंसंट्रेशन था, जो कुछ भी उसका स्टेमिना बना था, सब डाउन हो जाएगा। अरे छोड़ो यार, क्या पढ़ना, जब सब नकल करेंगे तो मैं क्यों नहीं करूंगा। तो ये होता है आपकी सोच कि मैं सुनूं या नहीं। जैसे अभी आप सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं, तो आप भी सोच रहे होंगे यार इसका क्या फायदा, आगे कुछ फायदा होगा। सुन तो लिया, फायदा होगा। सुनने के बाद भी अगर आपका मन कहता है कि नहीं, कहीं न कहीं इसका यूजफुल है, चाहे मैं टीचर बन जाऊं या कहीं भी जाऊं, इट मे बी यूजफुल, तब आपका अंतर्मन से कहता है ठीक है, सुनो, ध्यान से सुनो, कंसंट्रेट करो। अंतर्मन का भाव तब जागृत होता है, और अंतर्मन ने कह दिया अरे कोई नहीं यार, कुछ नहीं होता है। क्लास में तो चलो आप मजबूरी है, आप बैठे रहोगे, अभी आपकी मजबूरी नहीं है, आप अपना मोबाइल भी आप कर दोगे, छोड़ो यार नहीं देखता। तो ये होता है, इसे कहते हैं रिस्पॉन्डिंग। यानी ये जो है व्यक्ति के अंदर की अपनी प्रतिक्रिया, जो वो स्वयं केवल वही सुनेगा, वही देखेगा। इसीलिए कहते हैं कि आपके अंतर्मन कभी झूठ नहीं बोलता है, वो आप क्या है सही बता देगा। आपने कुछ गलत किया है तो वो आपका अंतर्मन आपको बता देगा, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो कहेगा नहीं, सीखो, पढ़ो, बैठो। बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों फीलिंग होती है। जैसे रामायण में कहा गया है, सुमति कुमति सबके उड़ रही, नाथ पुराण निगम अस कही।
यानी हमारे पुराणों और शास्त्रों में ये कहा गया है कि सुमति और कुमति यानी अच्छी मति और खराब मति यानी आपके पॉजिटिव थिंकिंग एंड निगेटिव थिंकिंग सबके अंदर रहती है। ये विभीषण जी अपने भाई को रावण को समझा रहे हैं रावण को छोड़ने से पहले। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। चलिए कर वो छोड़िए। तो इसलिए पॉजिटिव और निगेटिव थिंकिंग, इमोशंस एंड फीलिंग दोनों पहलू सबके साथ होते हैं। अब आप किस पर विजय पा, आपका मन किस पे विजय पाता कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, कंपटीशन में जाना है, तो आप उसको करेंगे। अगर आप नहीं तो ठीक है। तो सेकंड स्टेप होता है रिसीविंग के बाद रिस्पॉन्डिंग, देन वैल्यूएटिंग। वैल्यूएटिंग यानी मूल्य निर्धारण। वैल्यूएटिंग यानी मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण का मतलब हुआ कि जो कुछ आपने सुना, अब आपने प्रतिक्रिया कर दिया कि नहीं ठीक है, ये अच्छा है, इसका कितना इंपॉर्टेंस मेरे जीवन में होगा, एग्जाम के लिए कितना होगा, वो आप मूल्य का मतलब उसकी कीमत नहीं लगाना, मतलब आपके अंतर मन में उस संदेश के लिए, उस सूचना के लिए, उन सभी प्रयासों के लिए जो आपने अभी सुना है, जो आपने प्रतिक्रिया किया कि नहीं मुझे अब पढ़ना चाहिए, तो अब 5, 6, 7 चीजें आपने पढ़ा है, तो आप कितना किसको वेटेज देंगे वो होता है, वो आपका मूल्यांकन होता है। इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग यानी व्यवस्थित करना। ORGANSING ऑर्गेनाइजिंग। अब आप अपने विचारों को व्यवस्थित करते हैं कि ठीक है पहले मैं ये पढ़ूंगा, फिर ये या ये करूंगा, पहले फिर ये करूंगा, फिर रिपीट करूंगा, फिर 2 बार पढ़ूंगा, हफ्ते में ऐसे कर लूंगा, तो ये हो जाएगा, मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यानी अपने विचारों को संगठित करना, वैल्यूएटिंग। अपने विचारों को संगठित करना। इसके बाद है आर्टिकुलेटिंग। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि एक दिशा निर्देश या निश्चित करना। इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते अब आप स्वयं में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है मैंने ये सुना, ये प्रतिक्रिया किया, क्या इसमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उसको मैंने निकाल दिया, फाइनल ये मेरे पास आ गया इतना, अब मैं इसको कितने घंटे में पूरा कर लूंगा। एक आपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। और लास्ट है कैरेक्टराइजिंग। या कैरेक्टराइजेशन यानी आपके चरित्र में आ जाना। चरित्र में आना यानी उसी कार्य को उसी प्रकार 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन जब आप करते हैं तो वही कार्य ही आपका व्यवहार बन जाता है। कार्य ही आपका व्यवहार बन जाता है। यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और जिसे हम कहते हैं ऑटो सजेशन। स्वतः ही वो आपको फिर आगे निर्धारित करता है, स्वतः ही बताता है कि आपको क्या करना है, किस तरह करना, किस तरह बोलना, किस तरह व्यवहार करना। तो वो जब आप पहले सीखना पड़ता है, कोशिश आप करते हैं, लेकिन धीरे 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 जब आप उसको करते जाते हैं तो आपके वो कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में आता है और अनकॉन्शियस माइंड उसे ऑटो सजेशन में डाल देता है कि स्वतः वो आपको सजेस्ट करे कि आपको क्या करना है। लाइट गई आ रहा है, दिखाई दे रहा है? यस सर। सो दिखाई दे रहा है।
ठीक है, ओके। तो आपको ये आपके व्यवहार से, यानी ये जो अफेक्टिव स्किल है, ये आपके थियरी के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, यानी आपको सेल्फ इवैल्यूएशन, यानी आपका अपना मूल्यांकन आपको सही दिशा देने के लिए होता है। और इसे हम एटीट्यूड कह सकते हैं कि हमारे पढ़ाई के प्रति हमारा क्या एटीट्यूड है, कार्य के प्रति हमारा क्या एटीट्यूड है, हम कितना सिंसियर है, कितना डिवोटेड है, किसी कार्य में कितना हम तल्लीन हो जाते हैं, कितना हम ध्यान से सुनते हैं, कितना हम उसे कर सकते हैं। कल भी मैंने कहा था कि जीनियस बहुत कम होते बट लेबोरियस, आप कितनी मेहनत करते हैं उस पर निर्भर करता है कि आप सफल होंगे या असफल होंगे। तो मेहनत बहुत जरूरी है, और ये अफेक्टिव स्किल उसी को एक क्रमबद्ध तरीके से बताता है, क्रमबद्ध तरीके से। जैसे आप जो मेडिटेशन करते होंगे उन्हें पता है कि पहले दिन आप बैठेंगे तो अनेक तरह के विचार आएंगे। आप सांस ले रहे हैं, आंखें बंद किए हैं, या कहीं आप किसी योग आश्रम में या योग के उसमें हैं, फिर 2 दिन 4 दिन करेंगे तो धीरे धीरे वो लगता है, फिर विचार आने बंद होते हैं, फिर आप शांत होने लगते हैं, फिर लास्ट में एक आपका ये व्यवहार ही बन जाता है, कैरेक्टराइज हो जाता है जब आप 6 महीने साल भर करते हैं। ये ब्लूम्स ने इसको इन 6 कैटेगरी में बांटा था, जिसे हम अफेक्टिव स्किल का नाम देते हैं। थर्ड है आपका, थर्ड है लास्ट, साइकोमोटर स्किल। साइको मींस माइंड, जैसे मैंने बताया। हाँ बोलिए। क्लास में थे ये ऑर्गेनाइजिंग के बाद 2 वो बता दीजिए क्या थे, वो नोट नहीं कर पाए। ऑर्गेनाइजिंग के बाद, ऑर्गेनाइजिंग मतलब एक दिशा निश्चित कर लेना, जो भी आपके माइंड में उथल पुथल थी कि करना है नहीं करना है, करना है तो पहले क्या करना है, पढ़ना है तो पहले क्या पढ़ना है, उन सबको आपने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अब आपने एक दिशा निर्धारित कर लिया, ठीक है मुझे ये करना है, वो होता है आर्टिकुलेटिंग, यानी एक निश्चित कर लेना। उसके बाद जब आप उसी तरह से करते जाते हैं, 1 महीने 2 महीने 4 महीने आप उसको करते जाते हैं, तो वही कार्य ही आपका व्यवहार बन जाता है। जैसे आप देखें रेलवे में कभी जाते हैं आप, टीटी अगर काली कोट न पहने और कंपार्टमेंट में आ जाए तो उसको बोलने के तरीके से ही हम समझ जाते हैं कि ये टीटी है, टिकट चेक करने आया। क्यों? क्योंकि वो पिछले 5 साल 10 साल से वही कार्य कर रहा है, उसका व्यवहार। रेलवे का गार्ड है, जब 30 साल के बाद वो रिटायर होता है तो घर में चारपाई पर उसे नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि 30 साल तक वो ट्रेन में धक्के खा के बैठते हुए हिलते हुए वो सोता रहता है, हिलते हुए ही वो सोता है, क्योंकि घर में उसमें झूले पर सोना पड़ता है। यानी आपका कार्य ही व्यवहार बनता है, उसे हम कैरेक्टराइज करते हैं। यानी जो कुछ भी आपने निश्चित किया था, अगर आप उसी तरह से कर रहे हैं तो, जैसे ध्यान में भी अगर आप वास्तव में ध्यान लगा रहे हैं तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद फिर आपका ध्यान लगने लगेगा, लेकिन क्या आप लगा रहे हैं? तो क्या वास्तव में आप पढ़ रहे हैं या पढ़ने का बहाना कर रहे हैं? तो परिवार वालों को दिखा रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन क्या आप वास्तव में कर रहे हैं? कि ये आपका अफेक्टिव स्किल आपके स्वयं के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं, आपका अंतर्मन ही बताएगा कि हाँ आप कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये कैरेक्टराइजेशन मींस ये ऑटो सजेशन हो जाता है। जब किसी कार्य को आप एक निर्धारित तरीके से निश्चित समय पर निश्चित प्रकार से करते हैं तो 1 2 4 6 महीने बाद वह आपकी आदत बन जाता है और आपके व्यवहार में वो समा जाता है, यानी वह आपके व्यवहार का एक अंग हो जाता है। फिर आप वैसे ही करेंगे। जैसे लेसन प्लान और डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान है। डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान मैं बताऊंगा आपको, ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन में बताऊंगा। 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार जब आप पढ़ाएंगे, कहीं टीचर बन जाएंगे,
एक दो साल के बाद जब आप क्लास में आएंगे तो आप वैसे ही शुरू करेंगे, लेकिन शुरू में आपको मेहनत करना पड़ेगा। शुरू में 1 साल 2 साल 3 साल कंटिन्यूअस आपको मेहनत करना पड़ेगा। धीरे धीरे सीखते 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 बाय प्रैक्टिस, तब इसे हम कैरेक्टराइज करें। जब आपके व्यवहार में आपका कार्य ही आपका व्यवहार बन जाए, या आपका कार्य आपके व्यवहार से प्रदर्शित होने लगे, तो उसे कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा है साइकोमोटर। साइको मीन्स माइंड, मोटर मीन्स एक्टिविटीज, यानी माइंड में जो कुछ भी आपने सीखा है उसके अनुसार मस्तिष्क के द्वारा काम करना, ये साइकोमोटर है। फर्स्ट स्टेप इसका होता है इमिटेशन, नकल करना, अनुकरण करना। हम अपने व्यवसायिक प्रशिक्षण या अपने वोकेशनल एजुकेशन के संदर्भ में ही बात करेंगे कि जब टीचर आपको दिखाता है, टीचर आपको कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाता है, तो विद्यार्थी उसको अच्छी तरह देखता है, जो उसके क्रम है, जो सावधानियां हैं, जिस तरीके से वो करता है उसको आप देखते हैं। और अब आप उसको, अब टीचर कहता है कि आप करें, तो आप उसको नकल करते हैं, यानी पहले बार इमिटेशन। तो फर्स्ट टाइम आप कोशिश करते हैं कि मैं कर लूं, आप क्वालिटी एक्यूरेसी स्टैंडर्ड पे ध्यान नहीं देते हैं। आपका मेन एम होता है, मेन उद्देश्य होता है कि जैसा बताया गया है कम से कम मैं काम को पूरा कर लूं। सपोज आपको सोल्डरिंग ही करना है, सोल्डरिंग की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पहले दिन आप ये कोशिश करेंगे कम से कम मैं सोल्डर अच्छी तरह पकड़ लूं, फ्लक्स और को सही तरह से लगाऊं और सोल्डरिंग हो जाए। बाद में आप देखेंगे कि इसकी क्वालिटी क्या है, क्या मैंने गलती किया है, तो उसको आप बाद में देखेंगे। तो पहला होता है फर्स्ट स्टेप, ये आपका कार्य की दक्षता, यानी जो खुद आप करते हैं, शिक्षक ने जो दिखा दिया, उसके बाद अब आपका पहला स्टेप शुरू होता है इमिटेशन। दूसरा है मैनिपुलेशन। मैं हिंदी बोल रहा हूं, यहां लिखने जाऊंगा, आप लिख लें। इमिटेशन यानी अनुकरण करना, नकल करना। मैनिपुलेशन यानी सुधार करना। मैनिपुलेट, मैनिपुलेट का शुद्ध हिंदी शाब्दिक है हस्त कौशल, यानी हाथ के द्वारा जो आप सुधार कर सके। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप, टीचर आपको बताएगा भाई आपने सोल्डरिंग आयरन सही नहीं पकड़ा है, 45 डिग्री उसको आप रखिए, आप बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री कर दे रहे हैं, तो वो आप सुधार करना। सोल्डर कब देना है, कितना गर्म करना है, कब हटा देना है, जिससे ड्राई सोल्डरिंग ना हो, ओवर सोल्डरिंग ना हो, फ्लैशिंग ना हो। तो ये सब जब बताया जाता है आपको, तो अब आप उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं कि कम से कम जो मैं पहली बार गलती किया था उससे नहीं करूं, मैनिपुलेशन। एंड थर्ड इज प्रिसिशन। अब आप सटीकता पर ध्यान, प्रिसिशन का मतलब शुद्धता, यानी अब आप कम से कम समय में, जो कल मैंने आपको बताया था प्रोफिशिएंसी, कि कम से कम समय में कम से कम ऊर्जा का उपयोग करके, कम से कम कच्चा माल के उपयोग के द्वारा किसी कार्य को साहस, लग और अंतर्मन के द्वारा करना। तो अब आप उसमें सटीकता क्या चाहिए, क्वालिटी क्या चाहिए, यानी एक्यूरेसी, स्टैंडर्ड एंड स्पीड। सोल्डरिंग में भी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अब आप उसका ध्यान देते हैं कि एक्यूरेसी, स्टैंडर्ड एंड स्पीड कितनी होनी चाहिए, कितने समय में मैं इसे कर सकूं, अब आप उधर ध्यान देते हैं। चौथा है एडाप्टेशन। ढाल लेना, एडॉप्ट कर लेना। एडॉप्टेशन यानी कभी कभी हम देखते हैं कि अगर कुछ चीजें नहीं है तो फिर कैसे दूसरी तरह से किया जाए, इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है।
सोल्डरिंग नहीं है तो क्या क्रिम्पिंग कर सकते हैं, ब्रेजिंग कर सकते हैं, तो कोई और इसका अल्टरनेटिव है। और इस एडाप्टेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपने लोहार को देखा होगा जो औजार बनाता है, जो फावड़ा या कुदाल या जो खुरपी आप देखते होंगे, फावड़ा ही बनाता है। एक लोहे का राड होता है, उसको गर्म करेगा और पीटता जाएगा, पीटने के बाद उसको देखेगा, पहले तो बहुत तेजी से पीटेगा कि वो फ्लैट हो जाए। जब वो फ्लैट हो गया तो अब उसको देखेगा कि कहाँ जरूरत है। या आपने सोनार को अगर कभी देखा होगा जो सोने के गहने बनाता है, कितना धीरे 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 एक एक पॉइंट्स को देखते हुए, जो टूटे भी नहीं, इतना मुलायम होता है, पतला होता है, और फिर उस पर कारीगरी करता है। ये एडाप्टेशन होता है, आवश्यकता के अनुसार अपने कार्य की दिशा को, कार्य के वेग को यानी दर को नियंत्रित करना। ये तभी संभव है जब आपको पहले 3 स्टेप अच्छी तरह, यानी इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, इन 3 स्टेप का ज्ञान है। ये 3 आप अच्छी तरह कर सके, क्योंकि आप ओवर स्टेपिंग नहीं कर सकते। जैसा मैंने कहा, फर्स्ट फ्लोर पर जाना है तो पहली सीढ़ी से ही शुरू करना पड़ेगा, और किसी भी सीढ़ी को आप ओवर स्टेप नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ भी दक्षता सीखने के लिए आपको यहाँ से शुरू करके एक एक करके आपको जाना होगा। 5वां है रियलाइजेशन, यानी रियलाइजेशन अनुभव करना। जब आप 1 महीने 2 महीने 4 महीने, जैसे फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं, 4 साल 5 साल से इलेक्ट्रिकल मशीनों में जो काम करते हैं, वो मशीन की आवाज सुन के कह देते हैं कि इस मशीन को बंद करो, इसकी बियरिंग खराब हो रही है, आगे और डैमेज हो जाएगा। ये उनको नॉलेज हो जाता है, ये रियलाइज, ये अनुभव हो जाता है कि ये, या जैसे होटलों में जो कुक्स होते हैं, वो स्मेल से, जब नहीं कि सब कुछ को वो टेस्ट ही करते जाए, कितना टेस्ट करेंगे, तो स्मेल से वो पता लगा लेते, हाँ ये हो गया, क्वालिटी इसकी अच्छी है, स्वाद अच्छा होगा इसका, तो स्मेल से पता लगा लेते। ये तभी संभव है जब ऊपर के 4 स्टेप अच्छी तरह आपने कर लिया है, और एक दिन में ये नहीं आएगा। एक दिन में तो आप पहला स्टेप जैसे इमिटेशन या मैनिपुलेशन तक आ सकते हैं, 1 महीना 2 महीना 4 महीने 6 महीने, जब आप उसी कार्य को उसी तरह करते रहते हैं तब ये आता है। जब आप उसी कार्य को उसी प्रकार से करते जाएंगे तब ये आता है। और लास्ट है नॉर्मलाइजेशन। सामान्यकरण, यानी जब आप सिद्धहस्त हो जाते, स्किल्ड हो जाते हैं, जब आप स्किल्ड हो जाते हैं, अब आपके लिए एक सामान्य सी बात हो गई सोल्डरिंग करना या फिर मशीन चलाना। या एक मैं सरल सा एग्जांपल दूं, आपने कोर्ट में टाइपिस्ट को देखा होगा, जो कोर्ट में बाहर बैठे रहते हैं, टाइप करते हैं, आप कुछ टाइप कराने जाएं, देखें आपका जो मैटर्स है वो साइड में रख देगा, बस उधर देखेगा और इधर टाइप करना जाएगा। यानी वो पढ़ रहा है, जो आंखों से देख के वो मैटर पढ़ रहा है, उसके माइंड में जा रहा है, माइंड हाथ को डायरेक्ट कर रहा है, और हाथ उसका कीबोर्ड पे चल रहा है, कीबोर्ड को देखता नहीं। अगर बाई चांस कोई वर्ड गलत हो गया तो तब भी वो नहीं देखता है, उसको करेक्ट कर देता है। और जनरली आप देखें उसके टाइपिंग में मिस्टेक नहीं होती। अगर आप बगल में बैठे हैं तो आपसे बात भी बीच में कर लेगा, हाँ कैसे क्या, अगर आप कुछ पूछ रहे हैं तो उसका जवाब भी दे दे। यानी अब उसके लिए सामान्य बात हुई। तो ये एक दिन में नहीं आता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, यानी वो एक सामान्य आपके लिए हो जाए। जब आप मोटरसाइकिल या बचपन में साइकिल चलाना सीखे होंगे तो कितना मेहनत किए, कितना चोट लगी, लेकिन जब आपने सीख लिया 2 साल 4 साल के बाद, 10 साल के बाद भी आप साइकिल पर बैठेंगे तो ऑटोमेटिक पैर पैडल पे जाएगा और हैंडल पे जाएगा, और आप चलते जाओगे, चलाने को कभी भूलेगा नहीं। अगर आपने स्विमिंग सीखा है
10 साल के बाद भी आप पानी में जाओगे तो ऑटोमेटिक आप वो आपको भूलेगा नहीं। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन। ये अवस्था तब आती है जब आप मास्टर ऑफ द प्रोफेशन हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं टू अटेन द मास्टरली इन योर प्रोफेशन। जो भी कार्य है उस कार्य में आप दक्षता, पूर्ण दक्षता प्राप्त कर लें तो ये आता है। तो ये 3 मैंने आपको ब्लूम्स की ऑब्जेक्टिव बताया, यानी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अनुसार हम इनको सरल से कठिन की ओर। ब्लूम्स ने कहा था कि इवन एक तरह की लर्निंग में भी अलग अलग स्टेप का अलग अलग लेवल होते हैं और हर स्टेप का अलग अलग कौशल होता है। जैसे यहाँ हर स्टेप के लिए अलग अलग दक्षता की आपको जरूरत होती है। यहाँ तो केवल आप कर दो, यहाँ कुछ सुधार कर लो, यहाँ सटीकता, एक्यूरेसी, स्टैंडर्ड एंड वर्कमैनशिप आ जाए, यानी बेसिक एलिमेंट ऑफ द स्किल वो आ जाए। यहाँ कुछ सुधार आप करना चाहें, अडॉप्ट करना चाहें, परिवर्तन करना चाहें तो कर सकें। बार बार आप करें तो उसका अनुभव आपको हो जाए कि कहाँ गलती हो रही है, स्वतः आपको अनुभव हो जाए कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। और जब 2 साल 4 साल 5 साल आप उसी कार्य को उसी प्रकार उसी क्वालिटी के स्तर तक करते रहते हैं, तब वो आपके लिए एक नॉर्मल अवस्था हो जाती है।